हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम बहुविकल्पी प्रश्न यानी इकोनॉमिक्स के बहुविकल्पी प्रश्न पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका आंसर आपको, चाहे आप यूपी बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे इसका आंसर आपको आंसर शीट देना होता है। और जो हमारे भाई बहन किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो सभी लोग मिलकर इसका अध्ययन करिए। ये चैप्टर 2 है सोशल साइंस का, और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। यह सभी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए इसको मैं आपको अध्ययन कराता हूँ, और इस वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखिए। और साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस कर देंगे, और इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें। अब देखिए MCQ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स क्लास 10 है। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र होता है। तो क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो पहला है क्या? पहला प्रश्न है कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और वानिकी के उदाहरण हैं। तो इसमें प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। ये मैंने पहले ही बताया था विस्तार से, उसमें भी था। तो प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? परिवहन, संचार, ये दोनों आएंगे, क्योंकि सेवा क्षेत्र होते हैं ना, तो दोनों आएंगे। सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक में काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें क्या है? उत्तर कृषि हो जाएगा, कृषि। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूर्व योजना आयोग के इसी अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार किया जाए तो हम हर साल अधिक से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार दे सकते हैं। कितना? 35 लाख। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था, यानी 2005 में। विकल्प सही है। अब मनरेगा 2005 के अंतर्गत जो लोग काम करने में सक्षम हैं और उन्हें या जिन्हें काम की आवश्यकता है, उन्हें सरकार द्वारा 1 वर्ष में रोजगार की गारंटी दी जाती है। कितने दिन? 100 दिन। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। 6 का डी सही है। तो साथियों, मैं सीधे सीधे आंसर बताता हूँ, आप लोग नोट करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, संगठित क्षेत्र के संबंध निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? यानी संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा प्राप्त है, उनसे केवल निश्चित घंटों तक काम करने की अपेक्षा की जाती है। सी, यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता को उन्हें ओवर टाइम का भुगतान करना होगा। उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, असंगठित क्षेत्र की विशेषता छोटी और बिखरी हुई इकाइयां हैं जो बड़े पैमाने पर के नियंत्रण से बाहर हैं। तो सरकार के नियंत्रण से। विकल्प सी, 8 का विकल्प सी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का उद्देश्य है। विकल्प सी, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है? यानी अल्प रोजगार। विकल्प सी सही हो जाएगा, अल्प रोजगार। अब उसके बाद फिर क्या है? 11 क्वेश्चन नंबर क्या है? 11 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उस श्रमिक के लिए लागू नहीं है जो संगठित क्षेत्र में काम करता है? यानी विकल्प बी सही है। 11 के विकल्प बी क्या हो जाएगा? उसे छुट्टी के लिए भुगतान नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा
उस श्रमिक के लिए लागू नहीं है जो संगठित क्षेत्र में काम करता है। उसे छुट्टी के लिए सॉरी 11 ही है, ये तो मैंने बता दिया था पहले ही। अब 12 देखिए। अब कृषि क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक अल्प रोजगार। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कृषि डेयरी फार्मिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं? तो प्राथमिक में आता है सब। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विकल्प बी, सरकार संपत्तियों का मालिक है। सरकार सार्वजनिक आ गया ना, तो सरकार संपत्तियों का मालिक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन में जीडीपी से क्या तात्पर्य है? ये सकल घरेलू उत्पाद। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन असंगठित क्षेत्र की गतिविधि नहीं है? चलिए अब क्या हो जाए? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? तो अपने खेत की सिंचाई करता किसान। अपने खेत की सिंचाई करता किसान। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? चीनी बनाना। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में निरक्षर जनसंख्या का आकार बड़ा है? भारत विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती? तो बैंकिंग नहीं आती। मछली पकड़ना, खेती करना ये तो आता है, लेकिन बैंकिंग नहीं आती, ये सेवा क्षेत्र में है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में 2003 में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा था, कितना था? 50 से 60% के बीच इतना था हिस्सा। अब उसके बाद आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के धन मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। 20 नंबर देखिए। अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। उद्यमों का स्वामित्व। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। किस प्रकार की बेरोजगारी में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। आर्थिक गतिविधियां कौन संचालित करता है? तो व्यक्ति, फर्म, सरकार, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23। किसी क्षेत्र में सेवाएं उत्पादित करने वाली इकाइयां शामिल है? तृतीयक क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि, डेयरी, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन। विकल्प डी, उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस प्रकार की गतिविधियां द्वितीयक क्षेत्र में शामिल हैं? यानी बी सही हो जाएगा इसका। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। विनिर्माण क्षेत्र किससे संबंधित है? तो द्वितीयक क्षेत्र से। चलिए तो 26 में क्या है? द्वितीयक क्षेत्र बता दिया था। और 27 में देखिए। किस क्षेत्र में गतिविधियां लाभ की मंशा से निर्देशित नहीं होती है? सार्वजनिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 28। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन एक गतिविधि है? प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट 29 नंबर। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है? तृतीयक क्षेत्र से। और 30। इस क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं? तृतीयक क्षेत्र। 31। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है? कृषि है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में किसानों के सामने आने वाली प्रमुख समस्या है? तो सिंचाई सुविधाओं का अभाव। 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि नहीं है? स्कूल में पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करता है? प्राथमिक क्षेत्र। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो तृतीय क्षेत्र। 34, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा तृतीय क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती है? शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा प्रदान करना। अब आगे क्या है? अब निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र की विशेषता है? अब आगे देखिए, कुल श्रम की भागीदारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखते रहे, क्रम आप मिला लेना आप। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के विकास का माप है? तो साक्षरता दर। निम्नलिखित में से कौन असंगठित क्षेत्र का एक रूप है? तो स्ट्रीट वेंडिंग। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रोजगार की संभावना सबसे अधिक है? तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिजों और अयस्कों के निष्कर्षण में शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र। भारत में संगठित क्षेत्र के सामने निम्नलिखित में से कौन सी समस्या है? खराब कार्य स्थितियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र को कच्चा माल उपलब्ध कराता है? प्राथमिक क्षेत्र। अब आगे क्या है? नेक्स्ट, ये तो हो गया, प्राथमिक हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं के वितरण के लिए जिम्मेदार है? तृतीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र की विशेषता है? नौकरी की सुरक्षा का अभाव। नौकरी की सुरक्षा का अभाव। नेक्स्ट देखिए, चलिए यहीं तक साथियों पूरा कर लीजिए इसको। चलिए फिर इसको देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र की विशेषता है? तो नौकरी की सुरक्षा का अभाव। तो साथियों ये सभी प्रश्न बहुविकल्पी थे, MCQ। वे पार्ट 3, चलिए मैं फिर से प्रोवाइड कर, देखो पार्ट 3 पूरा हो गया। ये पार्ट 3 था, पार्ट 3 पूरा हुआ और MCQ क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। इसका आंसर आपको आंसर शीट पे देना होता है, तो आप इसको 1-2 बार देख लेंगे तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा और आप परीक्षा में बैठेंगे तो बेहतर करके आएंगे और अच्छे नंबर से पास भी हो जाएंगे। ऐसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ अब मैं साथियों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।